Good morning, dear students. So, yesterday we have started with the long distance transport of water. उसमें हमने रूट्स कैसे एब्जॉर्ब करते हैं वाटर को और वो एब्जॉर्ब्ड वाटर एपिडर्मिस से लेके कॉर्टेक्स से होते हुए एंडोडर्मिस से होते पेरिसाइकल यहाँ तक कैसे पहुंचता है। दो पाथवे उसके भी हमने कल देखे और उसके बाद वो जाइलम में कैसे ड्रेन आउट होता है वहां तक। नाउ जाइलम तक आपका वाटर पहुंच चुका है। अब इस वाटर को पहुंचाना है, मतलब रूट के जाइलम तक पहुंच चुका है। अब इस वाटर को आपको पहुंचाना है अप टू द हाईएस्ट टिप एंड ऑल द ब्रांचेस, ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ओके, तो उसके बारे में यहाँ पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो वाटर मूव्स अप अ स्टेम अगेंस्ट ग्रेविटी, ये हमें पता है। ऑपोजिट टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ये मूवमेंट चलता रहता है। एंड ऑब्वियसली अगर आपको ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में जाना है तो ऑब्वियसली यू विल रिक्वायर सम एनर्जी। ओके, सो एनर्जी के लिए क्या क्या प्रोविजंस यहाँ पे है। एक तो रूट प्रेशर यहाँ पे काम करता है। एज आयंस फ्रॉम द सॉइल आर एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड इनटू वस्कुलर टिश्यूज ऑफ द रूट्स, water follows and increases the pressure inside the xylem। अब यहाँ पे थोड़ा आपको समझना है क्या, तो जो आयंस है ना सॉइल के अंदर, वो आयंस मूवमेंट करते हैं इनटू द वस्कुलर टिश्यू ऑफ द रूट, और ये ट्रांसपोर्टेशन जो हो रहा है आयंस का फ्रॉम सॉइल टू द वस्कुलर बंडल, दैट इज एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। क्यों? तो आयंस जो है वो हाइड्रोफिलिक है और हाइड्रोफिलिक के लिए आपको एक्टिव ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, हमने पहले ही देखा। और आयन की जो मूवमेंट हो रही है उस मूवमेंट को वाटर भी फॉलो करता रहता है बिकॉज ऑफ इट्स पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या होगा, आयन अगर आपके मूव कर रहे हैं, जैसे मान के चलिए कि ये जो ग्रे कलर का आपको जो दिख रहा है डायग्राम, वो एक कंपार्टमेंट है और ये व्हाइट कलर का जो है ये कंपार्टमेंट है। यहाँ से आयंस मूव कर रहे हैं इन दिस डायरेक्शन, यहाँ पे जा रहे हैं। ओके, अब आयन यहाँ ज्यादा है, सॉइल है ये, और यहाँ से आयन यहाँ पे आ रहे हैं इनटू द प्लांट्स। अब इनकी जो मूवमेंट हो रही है उसकी वजह से क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा जब आयन की कंसंट्रेशन इस साइड ज्यादा होने वाली है। वाटर क्या करेगा, मतलब यहाँ पे वाटर पोटेंशियल कम हो जाएगा। पहले यहाँ पे वाटर पोटेंशियल ज्यादा था लेकिन अब यहाँ पे वाटर पोटेंशियल वैसे कम हो रहा है। कम हो रहा है तो क्या होगा, तो वाटर भी क्या करेगा, इसको फॉलो करेगा फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टू द लोअर वाटर पोटेंशियल। तो इसीलिए वाटर भी यहाँ से यहाँ मूव करेगा, आयंस को फॉलो कर रहा है। वाटर जो है आयन के पीछे पीछे भागता है एंड इंक्रीजेस द प्रेशर इनसाइड द जाइलम। और ये वाटर भी आयन के पीछे जाके कहाँ पे पहुंचने वाला है, इनटू द जाइलम, और जाइलम में जाके ये प्रेशर इंक्रीज करता है। दिस पॉजिटिव प्रेशर इज कॉल्ड रूट प्रेशर। ओके, इसको बोला जाता है रूट प्रेशर। ओके फाइन। क्यों कि ये जो एक्सर्ट हुआ है, ओके, वो रूट से एक्सर्ट हुआ है। ये वाटर एक बार एब्जॉर्ब हो गया, उसके बाद जो आयनिक कंसंट्रेशन जो बढ़ रही है, अब ये ग्रेडियंट तो जो अभी मैंने सॉइल टू रूट बोला, वो ग्रेडियंट रूट के अंदर के भी सभी जो लेयर्स है उसमें फॉलो होने वाला है ना। एपिडर्मिस से कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स से एंडोडर्मिस, और एंडोडर्मिस से फिर ये पेरिसाइकल, इन सभी में यही कंसंट्रेशन ग्रेडियंट सेट होने वाला है। और इसीलिए अल्टीमेटली आयंस जाके कहाँ पे डिपॉजिट होते हैं, नॉट डिपॉजिट, ड्रेन कहाँ पे होते हैं, तो इनटू द जाइलम, और वाटर उनको फॉलो करता है। तो ये क्या है, इट इज कॉल्ड रूट प्रेशर। तो एक जो है दैट इज द रूट प्रेशर विच इज बीइंग वन ऑफ द फोर्स फॉर मूविंग अप द वाटर। इट हेल्प्स टू पुश अप वाटर टू स्मॉल हाइट्स इन द स्टेम। और ये जो प्रेशर काम कर रहा है उसकी वजह से नीचे से कॉन्स्टेंटली प्रेशर उसको मिल रहा है, तो वाटर क्या होगा, थोड़ा बहुत यहाँ ऊपर चढ़ना शुरू होगा स्टेम में, स्मॉल हाइट्स, ओनली वेरी स्मॉल हाइट्स। ओके, बहुत हाइट तक नहीं जा सकता क्योंकि इस रूट प्रेशर की भी एक लिमिटेशन है, बिकॉज इट डिपेंड करता है कि कितने आयन, कितना वाटर रूट एब्सॉर्ब कर रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं टू प्रूव एग्जिस्टेंस ऑफ द रूट प्रेशर।
कैसे पता चलता है? तो ड्यूरिंग अर्ली मॉर्निंग हैविंग एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर कट अ सॉफ्ट प्लांट स्टेम हॉरिजॉन्टली नियर द बेस। आपको क्या करना है, अर्ली मॉर्निंग पे एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, उस कंडीशन में आपको एक सॉफ्ट प्लांट को, मतलब एक फ्लावरिंग, अगर सॉफ्ट प्लांट है जैसे ये बारमासी जिसको हम बोलते हैं, ओके, तो ऐसे किसी प्लांट के स्टेम को आपको बेस से कट करना है, मतलब जहाँ पे रूट और स्टेम का जंक्शन है वहां से। ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ooze आउट ऑफ द कट स्टेम। क्या होगा, जहां से आप कट आउट कर रहे हैं उसको, वहां से सम सॉल्यूशन इज गोइंग टू ड्रेन आउट, ओके, कुछ ड्रॉप्स वहां से बाहर निकलेंगे। दिस इज ड्यू टू द पॉजिटिव रूट प्रेशर। जहां से आपने कट किया है, ओके, वहां से ये यू कैन से कि रूट में से जो ओजिंग हो रहा है वो हमें देखने मिलता है, ओके। एट नाइट एंड अर्ली मॉर्निंग इवेपोरेशन इज वेरी लो। ये हमें पता है क्योंकि मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा है, टेम्परेचर बहुत कम है, तो इवेपोरेशन बहुत कम है। सो एक्सेस वाटर कलेक्ट्स एज ड्रॉपलेट्स अराउंड द स्पेशल openings of veins near the tip of grass blades and leaves of many herbaceous parts. Such water loss in liquid phase is called guttation. अब ये भी बहुत बार हमें देखने मिलता है, अर्ली विंटर में देखने मिलता है, स्प्रिंग सीजन में भी बहुत बार ये ऑब्जर्व करने को हमें मिलता है, क्योंकि उस टाइम पे माइल्ड कंडीशंस रहती है। तो अर्ली मॉर्निंग और लेट नाइट पे ये जो है इवेपोरेशन रेट जो है वो कम हो जाता है, और उसकी वजह से जो वाटर ट्रांसपिरेशन आउट हो रहा है ना, वही वाटर गैसियस फॉर्म में वहां पे नहीं निकल रहा है, ओके, वेपर फॉर्म में नहीं जा रहा है। सो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर जो यहाँ पे है वो कलेक्ट हो जाता है ऑन द लीफ लेमिना, ओके, लीफ का जो ब्लेड है उसके ऊपर ये कलेक्ट रहता है इन द फॉर्म ऑफ द स्मॉल ड्रॉपलेट्स, ओके। और ये आपको देखने मिलेगा ज्यादातर हर्बेशियस पार्ट्स में, आपको देखने मिलेगा जो ग्रीन पार्ट्स हैं उसमें। इस तरह से अगर प्लांट में से वाटर लॉस हो रहा है, उसको हम बोलते हैं गट्टेशन। तो यहाँ पे जो आपको दिखाया गया दैट इज द प्रोसेस ऑफ द गट्टेशन, ओके, इट इज द प्रोसेस ऑफ गटेशन, ओके। यहाँ पे आप देख सकते हैं वाटर ड्रॉपलेट्स ब्लेड के ऊपर, लीफ के, और ये हर्बेशियस और भी कुछ प्लांट के पार्ट्स है, वहां पे भी आप देख सकते हैं, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए। रूट प्रेशर कैन ओनली प्रोवाइड अ मॉडेस्ट पुश इन द वाटर ट्रांसपोर्ट, ये हमने अभी डिस्कस किया, ओके। It has no major role in the movement up tall trees. Okay, तो रूट प्रेशर से मैंने पहले ही बोला कि शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवलिंग पॉसिबल हो सकता है, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग के लिए ये इतना यूजफुल नहीं बन रहा है, ओके। तो फिर कुछ तो ऐसा प्रोविजन होना चाहिए कि जो हमें लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग तक वाटर को लेके जाए। सो ग्रेटेस्ट रोल ऑफ रूट प्रेशर is to re-establish the continuous chain of water molecules in the xylem, which often break under the tensions created by transpiration, okay। तो रूट प्रेशर का मेन फंक्शन क्या है, तो ये हमें पता है जाइलम के थ्रू वाटर का कांस्टेंट ट्रांसपिरेशन होता रहता है, मतलब जो पार्ट्स एक्सपोज्ड है सनलाइट में, ओके, वहां से ट्रांसपिरेशन होता रहता है। ऑब्वियसली ये वाटर कहाँ से जाएगा, तो ये जाइलम वाला ही वाटर है, और उसकी वजह से नेगेटिव प्रेशर कॉन्स्टेंटली बनता रहता है वहां पे जहां से ये वाटर लॉस हो रहा है। जैसे कि ये पार्ट्स हैं जहाँ पे कॉन्स्टेंटली वाटर लॉस हो रहा है लीफ से, ओके, तो नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होगा यहाँ पे। तो रूट प्रेशर का काम क्या है, अगर नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होगा तो ये जो पूरा चेन चल रहा है वाटर का बीच में, ओके, फ्रॉम रूट टू द टिप ऑफ द प्लांट, ये ब्रेक हो सकता है। तो रूट प्रेशर का काम ये है कि इसको री एस्टेब्लिश करते जाना, और ये कांस्टेंट प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि ये पॉकेट्स में चलेगा। तो रूट प्रेशर कॉन्स्टेंटली बना रहता है। हर बार जब भी ऐसा पॉसिबिलिटी आती है कि ये नेगेटिव प्रेशर की वजह से ये चेन जो है वो ब्रेक होने को जा रहा है, तब रूट प्रेशर उसको री एस्टेब्लिश आपको करके देता है। मतलब ये वाटर की जो कैपिलरी मूवमेंट हो रही है
वो कैपिलरी मूवमेंट कभी भी ब्रेक नहीं होने वाली है। ओके, इन मोस्ट ऑफ द प्लांट्स majority of the water transport occurs by transpiration pool। तो रूट प्रेशर एक यू कैन से छोटा बड़ा कुछ तो रोल प्ले कर ही रहा है, ऐसा नहीं है कि उसका जीरो ड्यूटी बन रहा है, यहाँ पे वो रोल प्ले कर रहा है, लेकिन सिग्निफिकेंटली इतना हाई नहीं है कि इट कैन ट्रांसपोर्ट द वाटर अप टू द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल्स। ओके, तो यू कैन से यहाँ पे कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग के लिए आपको क्या प्रोविजन चाहिए, तो फिर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग के लिए आपको चाहिए ट्रांसपिरेशन पूल, और ज्यादातर वाटर इसी नेगेटिव प्रेशर, क्योंकि ट्रांसपिरेशन पूल जो है एक तरह का नेगेटिव प्रेशर है और उसकी वजह से वाटर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग करता है। सो ट्रांसपिरेशन पूल इन प्लांट्स, the water flow upward through the xylem achieves fairly high rates, that is up to 15 meter per hour। ओके, प्लांट्स में क्या हो रहा है, ज्यादातर ये जाइलम के थ्रू वाटर की जो मूवमेंट हो रही है उसकी क्या स्पीड है, तो 15 मीटर पर आवर तक ये स्पीड जा सकती है। ओके, बिकॉज ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ द एक्टिविटीज, water is mainly pooled through the plant, and that the driving force for this process is transpiration। okay, तो वाटर पुश नहीं हो रहा है यहाँ पे, 100 मीटर्स तक अगर जाना है तो पुशिंग से तो आप कुछ नहीं कर सकते। पुश करना मतलब रूट प्रेशर, वो पुश कर रहा है सॉइल के थ्रू। ओके, मतलब वहां पे जो वाटर ग्रेडियंट है उसके थ्रू ये उसको पुश कर रहा है, लेकिन हमने पहले ही बताया कि वो जो हाइट है वो ज्यादा गेन नहीं होने वाली है। तो अगर आपको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग वाटर का करवाना है तो इट रिक्वायर्स पुलिंग, वाटर को पूल करना पड़ेगा। ओके, और पूल करने के लिए जो फोर्स काम करता है ना, दैट इज थ्रू ट्रांसपिरेशन। लेकिन यहाँ पे तीन चीजें एक साथ काम कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड कोहेसन, टेंशन, ट्रांसपिरेशन पूल मॉडल ऑफ वाटर ट्रांसपोर्टेशन। कोहेसन, टेंशन, ट्रांसपिरेशन पूल मॉडल ऑफ वाटर ट्रांसपोर्टेशन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जाइलम का पूरा मूवमेंट आपको दिखा रहा है, ये जाइलम का एक सेक्शन यहाँ पे एनलार्ज करके आपको दिखाया गया है, यू कैन सी ओवर हियर। ये जो ब्लू कलर के जा रहे हैं वो वाटर के मॉलिक्यूल है। अब आप देखिए कोहेसन एडेशन ये क्या होता है, यू कैन सी ये एक वाटर मॉलिक्यूल है, दूसरा वाटर मॉलिक्यूल है, ये बहुत समझना जरूरी है कोहेसन और एडेशन में क्या डिफरेंस है। एक वाटर मॉलिक्यूल उसके आगे वाले वाटर मॉलिक्यूल के साथ हमेशा कांटेक्ट में रह रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ब्रिज दिखाया है हर जगह पे। दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज नोन एज कोहेसन, और इसको एक फोर्स माना जाता है, कोहेसन फोर्स। और ये जो है ये जाइलम का वॉल है। ओके, जाइलम का ट्रैकेट का वॉल है या वेसल का वॉल आप बोल सकते हैं। ओके, और आप देखिए वाटर मॉलिक्यूल उसके भी कांटेक्ट में है। ओके, वॉल के कांटेक्ट में भी है, इसको बोला जाता है एडेशन। cohesion between similar type of the boundaries or similar type of the walls, that is two water molecules, और adhesion जो है that is between the cell wall and the water molecule। ओके, और ये क्या होता जाएगा, ऐसे ऐसे वाटर आगे मूव करता जाएगा इन द सेम वे। अब यहाँ पे आप देखिए तीन अलग अलग सेक्शंस में डिस्कस किया गया है, ये पहले रूट दिखाया है, फिर स्टेम दिखाया है, और फिर यहाँ पे आपको लीफ दिखाया है। क्या हो रहा है, वाटर जो है वो सॉइल से अपटेक हो रहा है। आप देखिए ये सॉइल है, रूट है, आपको दिखाया है, एपोप्लास्टिक सिम्प्लास्टिक मूवमेंट के थ्रू वाटर यहाँ पे पहुंच चुका है आपके जाइलम तक, और यहाँ पे आप देखिए जिगजैग पैटर्न पूरा बन रहा है बिकॉज ऑफ द कोहेसन एडेशन मूवमेंट। अब इसी मूवमेंट से वाटर आगे भी मूव करता जाएगा। ओके, सो कोहेसन हो रहा है बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन टू वाटर मॉलिक्यूल्स। कोहेसन हो रहा है बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन टू वाटर मॉलिक्यूल्स, और एडेशन हो रहा है बिटवीन सेल वॉल एंड द वाटर मॉलिक्यूल। ओके, और इसी के वजह से वाटर का एक एक मॉलिक्यूल फिर आगे बढ़ता जाएगा, और ये कहाँ तक पहुंचेगा, तो जहां पे ट्रांसपिरेशन हो रहा है उस सरफेस तक ये पहुंचने वाला है। तो ट्रांसपिरेशन कहाँ पे हो रहा है, आप देखिए लीफ में ट्रांसपिरेशन हो रहा है। ये आपका जो दिख रहा है दैट इज द योर
वस्कुलर बंडल, और उसमें ये जाइलम का सैप दिखाया है, वाटर वहां तक पहुंच चुका है। बाहर जो है ना एटमॉस्फेयर में ड्राई कंडीशन है, ओके, ड्राई है तो वाटर के लिए वहां पे पॉजिटिव बन रहा है एटमॉस्फेयर। क्या होगा, वाटर जाइलम सैप से बाहर आएगा और मेसोफिल्स में जाएगा, एयर कैविटीज में आएगा, और यहाँ पे स्टोमाटा में आएगा। और स्टोमाटा जब गार्ड सेल्स ओपन होंगे तब ये वाटर मॉलिक्यूल जो है ट्रांसपिरेशन के थ्रू गैसियस फॉर्म में एलिमिनेट होगा, गैसियस फॉर्म में एलिमिनेट होगा। लेकिन आगे गटेशन हमने देखा, अगर यही प्रोसेस हो रही है लेकिन बाहर टेम्परेचर बहुत कम है, एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी ज्यादा है, ओके, मतलब वाटर कंटेंट है, तो स्टोमाटा ओपन तो होंगे लेकिन गैसियस फॉर्म में रिलीज नहीं करेंगे, ओके, इट विल रिलीज द वाटर इन द वाटरी फॉर्म, लिक्विड फॉर्म, ओके। तो वो वहीं पे उसके सरफेस के ऊपर आपको ब्लेड के ऊपर देखने मिलेंगे इन द फॉर्म ऑफ द ड्रॉपलेट, तो ये गटेशन हो जाएगा। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, तो नॉर्मल कंडीशन में इस डायग्राम में जो दिखाया है वो हो रहा है। ये पिक्चराइजेशन आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, लेकिन पार्ट्स में इसको वहां पे नैरेट किया गया है, इसको यहाँ पे समराइज कर दिया गया है पूरा एक डायग्राम में, सो दैट यू कैन हैव अ बिग पिक्चर स्टार्टिंग फ्रॉम रूट टू द लीव्स। एक ही पिक्चर में आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो सकती है, ओके, fine. So dear student, this is all about long distance ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन लीफ तक हो चुका है। लीफ वाटर का क्या करेगा उसके बारे में हमें देखना है। लीफ जो है वहां से वाटर का ट्रांसपीरेशन होने वाला है। कैसे होता है ट्रांसपीरेशन, तो यू कैन सी हियर, स्टोमाटा ओपन हो रहा है, बंद हो रहा है, ट्रांसपीरेशन हो रहा है, ओके, CO2 अंदर गया, O2 और H2O बाहर आया। सो ट्रांसपीरेशन कैसे होता है, सो इट इज द इवेपोरेटिव लॉस ऑफ वाटर बाय प्लांट्स थ्रू द स्टोमाटा इन द लीव्स, ओके, इवेपोरेटिव लॉस है वाटर का ये, बाय प्लांट्स थ्रू द स्टोमाटा प्रेजेंट इन द लीव्स। तो यहाँ पे आपको एक स्टोमाटा एनलार्ज करके, मतलब माइक्रोस्कोपिक इमेज स्टोमाटा का दिखाया गया है, ओरिजिनल इमेज है ये, ओके। Less than 1% of water reaching the leaves is used in photosynthesis। देखिए समझिए, जितना वाटर एब्जॉर्ब हुआ है उसमें से जितना भी लीव्स तक पहुंचा है उसमें से सिर्फ 1% वाटर ही फोटोसिंथेसिस में काम आता है और प्लांट की ग्रोथ में काम आता है। द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ वाटर इज लॉस्ट बाय ट्रांसपीरेशन। कितना सारा वाटर ट्रांसपीरेशन के थ्रू लॉस हो रहा है। Transpiration can be studied using cobalt chloride paper. It turns its color on absorbing water. क्या कर सकते हैं आप, देखिए यहाँ पे आपको ये एक्सपेरिमेंट दिखाया गया, लीफ के दोनों सरफेस के ऊपर कोबाल्ट क्लोराइड का पेपर लगा दिया है। मतलब कोबाल्ट क्लोराइड एक केमिकल है, उसका हम सॉल्यूशन, एक सॉल्ट है, और उसका हम सॉल्यूशन बनाएंगे। उसके अंदर हम फिल्टर पेपर को डिप करेंगे, ड्राई करेंगे, और ड्राई करने के बाद उसको हम लीफ के दोनों सरफेस के ऊपर, ये एक्सपेरिमेंट दो तरह से पढ़ सकते हैं, लीफ के दोनों सरफेस के ऊपर उसको लगा देंगे, और उसके ऊपर आप देखिए स्लाइड भी लगाया हुआ है, ग्लास स्लाइड जिसको हम बोलते हैं, और उसको रबर बैंड से रैप कर दिया गया है। हम क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस तो ये प्लांट करेगा ही, ऑब्वियस है। क्या होगा, कोबाल्ट क्लोराइड, ओके, ये जैसे ही ट्रांसपीरेशन होगा, वाटर बाहर आएगा, तो ये वापस ड्राई में से वेट होने वाला है, क्योंकि वेपर बाहर आई है ना, और ये वेपर डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में नहीं जा रही है, इट इज रिटेन्ड इन दिस सिस्टम। तो कोबाल्ट क्लोराइड जो पेपर होता है वो ड्राई कंडीशन में ब्लू कलर का होता है। जैसे ही वाटर को ये एब्जॉर्ब करेगा, इट विल टर्न इनटू पिंक ऑन एब्जॉर्बिंग द वाटर, मतलब ट्रांसपीरेशन हुआ है। इस एक्सपेरिमेंट को दूसरी तरह से भी हम कर सकते हैं। दोनों सरफेस पे हम लगाते हैं कोबाल्ट क्लोराइड पेपर, और दोनों सरफेस को स्टडी भी करते हैं। दोनों सरफेस के कोबाल्ट क्लोराइड पेपर के ऊपर क्या इफेक्ट हो रहा है वो भी करते हैं। मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ बिटवीन द लाइन्स के लोअर सरफेस का जो होगा ना कोबाल्ट क्लोराइड पेपर,
वो ज्यादा ब्लू में से ज्यादा पिंक कलर में कन्वर्ट होता है, जबकि ऊपर का जो कोबाल्ट क्लोराइड पेपर है, अपर सरफेस दैट इज कॉल्ड एडेक्सियल सरफेस, ओके, उसका जो कोबाल्ट क्लोराइड पेपर है वो पिंक होता है, लेकिन नीचे के सरफेस जितना पिंक नहीं होता है। द रीजन इज लोअर सरफेस पे स्टोमाटा ज्यादा है। स्टोमाटा ज्यादा है मतलब ट्रांसपीरेशन वहां पे ज्यादा हो रहा है। ओके ओके। During the transpiration, exchange of O2 and CO2 in the leaf also occurs. Okay, transpiration जब हो रहा है तब O2 और CO2 का exchange भी leaf में होता रहता है। तो आप देखिए यहाँ पे एक एनिमेटेड फॉर्म में दिखाया गया है। CO2 एब्जॉर्ब होता है, ये हमें पता है, बिकॉज फोटोसिंथेसिस करना है तो CO2 को ये इंटेक करेगा। ओके, CO2 इंटेक करता है और O2 रिलीज होता है बिकॉज ऑफ द फोटोलिसिस ऑफ वाटर, और साथ में ट्रांसपीरेशन वाला वाटर भी जो है वो भी यहाँ पे लॉस होने वाला है। ओके, सो दैट्स व्हाई दैट्स व्हाई यहाँ पे बहुत बार स्टूडेंट्स गलती करते हैं समझने में कि O2 निकल रहा है सिर्फ, तो O2 नहीं है, O2 एज वेल एज वेपर, वाटर वेपर भी ड्यूरिंग द सेम प्रोसेस इज एलिमिनेटेड आउट। ओके, अब स्टोमाटा का ओपनिंग और क्लोजिंग कैसे हो रहा है? सो स्टोमाटा आर ओपन इन डे टाइम एंड दे रिमेन क्लोज ड्यूरिंग नाइट टाइम। ओके, क्योंकि सनलाइट चाहिए, ड्राई कंडीशन चाहिए। ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा, इट इज ड्यू टू चेंज इन द टर्जिडिटी ऑफ द गार्ड सेल्स। तो स्टोमाटा ओपन क्लोज जो हो रहा है ना, वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? तो इट डिपेंड्स ऑन द टर्जिडिटी ऑफ द गार्ड सेल्स। ओके, गार्ड सेल्स अगर टर्जिड बनेंगे तो स्टोमाटा ओपन होगा, फूलेंगे तो, और अगर ये फ्लैसिड हो जाएंगे तो दोनों के सरफेस एक दूसरे के साथ इनर सरफेसेस जो है ना, ये एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे वापस, तो स्टोमाटा क्लोज हो जाएगा। द इनर वॉल of guard cell lining stomatal aperture is thick and elastic and the outer wall is thin। अब देखिए यहाँ पे स्टोमाटा के जो गार्ड सेल है ना, स्टोमाटा के जो गार्ड सेल है उसका जो इनर वॉल है वो थिक होता है। ओके, देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है थिक है, और जो आउटर वॉल जो है, ओके, वो कंपेरेटिवली थीन है। ओके, इनर वॉल जो है स्टोमाटल गार्ड सेल का वो थिक भी है और इलास्टिक वाली भी प्रॉपर्टी इसके पास है। इलास्टिक प्रॉपर्टी, इलास्टिसिटी जिसको हम बोलते हैं फिजिक्स में, तो इलास्टिसिटी भी है, मतलब वो एक बार अपना शेप वगैरह चेंज करके वापस उसी फॉर्म में आ सकता है। दैट इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। ओके, व्हेन टर्जिडिटी ऑफ द गार्ड सेल इंक्रीजेस द outer walls bulge out and pull the inner walls into the crescent shape। तो जब सेल टर्जिड बनते हैं, कौन से? गार्ड सेल। कैसे टर्जिड बनेंगे? तो आप देखिए ये जो आसपास में जो सब्सिडरी सेल्स और ये सब होते हैं, वहां पे वाटर आएगा और वाटर जाएगा गार्ड सेल के अंदर। गार्ड सेल के अंदर जब वाटर जाएगा तो गार्ड सेल्स टर्जिड बनने वाले हैं। टर्जिड बनेंगे तो क्या होगा? सेल स्वेल होने वाला है, तो आउटर वॉल जो है ना वो बल्ज आउट हो रहा है, मतलब बाहर फूल रहा है, तो इनर वॉल के ऊपर प्रेशर आएगा, और इनर वॉल में इसीलिए थिकनेस दिया गया है। जैसे ही इनर वॉल के ऊपर ये प्रेशर आता है, इनर वॉल भी क्रेसेंट फॉर्म में, मतलब कैशू शेप जो होता है उसी शेप में वो बल्ज आउट होता है। ओके, क्रेसेंट शेप में वो बढ़ता है। ओके, और स्टोमाटा जो है वो ओपन होता है। यू कैन सी लाइक दिस, ये देखिए यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, ये बल्ज आउट हो रहा है, वापस फ्लैसिड बनेगा। अभी ये फ्लैसिड हो रहा है, अब देखिए क्लोज हो गया, जैसे अब देखिए क्रेसेंट फॉर्म में अंदर गया। ओके, थिक वॉल, राइट। तो इस तरह से यहाँ पे स्टोमाटा ओपनिंग और क्लोजिंग होता रहता है। Cellulose microfibrils in the guard cells are oriented radially rather than longitudinally, making it easier for the stoma to open। अब आप यहाँ पे देखिए, गार्ड सेल के अंदर सेल्यूलोज के माइक्रोफाइब्रिल्स हैं, ये रेडियली अरेंज्ड है। ओके, एक रेडियस में अरेंज्ड है ऐसा लग रहा है, लॉन्गिट्यूडनल नहीं है। ओके, लेंथ में अरेंज नहीं है, रेडियस में अरेंज है ऐसा लग रहा है। और ये जो माइक्रोफाइब्रिल्स हैं सेल्यूलोज के, ये हेल्प करते हैं गार्ड सेल को टू ओपन, ओके, टू एनलार्ज।
The guard cells lost turgidity due to water loss or water stress, and the inner walls regain their original shape. अब क्या होगा, स्टोमाटा ओपन हुआ मतलब ये स्पेस आया, ये स्पेस बड़ा है, अब क्या होगा, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस और उसके साथ वाटर भी लॉस होगा, क्योंकि यहाँ पे विंड का भी इफेक्ट रहने वाला है, टेम्परेचर का, सनलाइट का भी इफेक्ट रहने वाला है, और इसी वजह से वाटर का लॉस होने वाला है। जैसे ही वाटर लॉस होगा, गार्ड सेल्स अपनी टर्जिडिटी को छोड़ के वापस फ्लैसिड बन जाते हैं, नॉर्मल शेप और साइज में अपीयर होना शुरू करते हैं, और इसी प्रोसेस में स्टोमा जो है वो वापस क्लोज हो जाता है। एंड दिस इज द मैकेनिज्म हाउ स्टोमाटा गेट्स ओपन एंड इट गेट्स क्लोज। यूजुअली द लोअर सरफेस ऑफ अ डाइकोट लीफ हैज अ ग्रेटर नंबर ऑफ स्टोमाटा। अभी जो ये वैसे चैप्टर 6 में आ चुका है, लेकिन यहाँ पे रिपीट हो रहा है ये स्टेटमेंट। डाइकोट लीफ जो होता है, क्यों डाइकोट के बारे में ही बोला है, मोनोकोट के बारे में नहीं बताया, बिकॉज डाइकोट में ही डोर्जी वेंट्रल लीफ होते हैं, अदरवाइज मोनोकोट में तो आइसोबाइलेटरल मतलब दोनों सरफेस इक्वल हैं ऐसे लीफ होते हैं। तो डाइकोट लीफ जो है उसमें लोअर सरफेस पे ग्रेटर नंबर ऑफ स्टोमाटा होते हैं। इन मोनोकोट लीफ दे आर अबाउट इक्वल ऑन बोथ द सरफेसेस। तो ये देखिए आधा अधूरा स्टेटमेंट छोड़ दिया है यहाँ पे। इसका मतलब ये भी कहना चाहते हैं कि ग्रेटर नंबर ऑफ स्टोमाटा है लोअर सरफेस पे, इसका मतलब ज्यादा वाटर लॉस लोअर सरफेस से होता है। लोअर सरफेस का एक दूसरा भी नाम है, दैट इज एबेक्सियल सरफेस। ओके, और ये भी कहना चाहते हैं ज्यादा फोटोसिंथेसिस का रेट भी लोअर सरफेस पे है कंपेयर टू अपर सरफेस। ओके, मोनोकोट में ऐसी कोई प्रोविजन नहीं है, बोथ सरफेसेस आर इक्वल। नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपीरेशन। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ट्रांसपीरेशन को अफेक्ट करते हैं? तो एक तो है टेम्परेचर, दूसरा है लाइट, तीसरा ह्यूमिडिटी, एंड देन विंड। ओके, ये एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। दूसरे जो फैक्टर्स जिसको बोला जाता है प्लांट फैक्टर्स, मतलब इंटरनल फैक्टर्स जो इसके, ओके, तो नंबर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्टोमाटा, देन नंबर ऑफ स्टोमाटा getting open, water status of the plant, and canopy structure। okay, तो ये कुछ जो है those are the factors affecting transpiration। सभी के बारे में देखते हैं कैसे अफेक्ट करते हैं। तो एक्सटर्नल फैक्टर, टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा, बाहर जो है एटमोस्फेयर में ह्यूमिडिटी कंटेंट कम होता जाएगा, तो ट्रांसपिरेशन बढ़ेगा। हाई टेम्परेचर हाई ट्रांसपिरेशन। लाइट, सनलाइट की बात हो रही है यहाँ पे, जैसे लाइट बढ़ेगी, ओके, बार वाटर की स्कैरसिटी होने वाली है, बिकॉज लाइट इज हैविंग हीट कंटेंट। ओके, तो अगेन ट्रांसपिरेशन बढ़ेगा। तो इंटेंसिटी ऑफ द लाइट एज वेल एज फोटो पीरियड, दोनों की बात करनी है यहाँ पे। इंटेंसिटी एज वेल एज ड्यूरेशन ऑफ द लाइट, ये जितना बढ़ेगा प्रोपोर्शनली ट्रांसपिरेशन बढ़ेगा। रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन एटमोस्फियर, तो जितनी ह्यूमिडिटी ज्यादा उतना ट्रांसपिरेशन कम। ओके, और जितना विंड ज्यादा उतना ही वाटर की जो एक्टिविटी है वो एटमॉस्फेयर में कम होगी, मतलब ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी, ड्राई होता जाएगा एटमॉस्फेयर, जितना विंड ज्यादा है उतना। ओके, तो जितना विंड ज्यादा उतना ट्रांसपिरेशन ज्यादा, मतलब तीन ऐसे हैं जो पॉजिटिवली काम कर रहे हैं, टेम्परेचर, लाइट इंटेंसिटी एज वेल एज लाइट पीरियड, दैट इज फोटो पीरियड, और यू कैन से टाइम ड्यूरेशन ऑफ लाइट, और विंड। ये जितने बढ़ेंगे उतना ट्रांसपिरेशन बढ़ेगा। ह्यूमिडिटी के केस में इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। प्लांट फैक्टर में क्या है, तो नंबर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्टोमाटा, जितने स्टोमाटा नंबर ज्यादा उतना ट्रांसपिरेशन ज्यादा। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब अपर एंड लोअर सरफेस की बात कर रहे हैं, लोअर सरफेस पे जितने स्टोमाटा ज्यादा ट्रांसपिरेशन उतना ज्यादा। नंबर ऑफ स्टोमाटा ओपन, भले ही आपके पास स्टोमाटा बहुत ज्यादा है, लेकिन उसमें से जितने ओपन है, एक्टिव है, ओके, वही आपके काम के हैं फॉर ट्रांसपिरेशन, मतलब प्लांट के काम के हैं। ओके, तो जितने स्टोमाटा ज्यादा ओपन रहेंगे उतने उतना ट्रांसपिरेशन बढ़ने वाला है। वाटर स्टेटस ऑफ द प्लांट, प्लांट के पास अगर वाटर ज्यादा होगा तब तो वो ट्रांसपिरेशन ज्यादा करेगा। तो अगर प्लांट के पास कम वाटर है, स्कैरसिटी ऑफ वाटर है, तो ट्रांसपिरेशन कम हो जाएगा।
फिर है कैनोपी स्ट्रक्चर, मतलब पूरा ब्रांचेस वगैरह का जो स्ट्रक्चर है, जितनी कैनोपी सनलाइट के सामने एक्सपोज रहेगी उतना ट्रांसपिरेशन ज्यादा, जितनी कैनोपी हिडन रहने वाली है उतना ट्रांसपिरेशन कम होगा। ओके फाइन। सो डियर स्टूडेंट्स, आज फैक्टर्स तक ही डिस्कस करेंगे, इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है, आपको उसके साथ साथ पढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज कंफ्यूज होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ओके है बहुत इजी, लेकिन कंसेप्चुअल चैप्टर है ये, इंफॉर्मेशन बेस्ड नहीं है सिर्फ। ओके यहाँ पे आपको आपका लॉजिक अप्लाई करना पड़ेगा। यूनिट नंबर 1 और 2 जो थे दोज आर इंफॉर्मेशन बेस्ड यूनिट्स। यूनिट नंबर 3 भी इवन जो था वो इंफॉर्मेशन बेस्ड यूनिट था। यूनिट नंबर 4 भी, जो 5 जो आएगा वो भी ज्यादातर इंफॉर्मेशन बेस्ड है, लेकिन यूनिट नंबर 4 जो है आपका, दैट इज ऑफ द प्लांट फिजियोलॉजी, ये इंफॉर्मेशन बेस्ड नहीं है सिर्फ, इट इज लॉजिकल एज वेल। ओके तो आपको उसको अच्छे से समझना है, ट्रैप करने के लिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं। सो अवेयर योर सेंसेस टुवर्ड दिस, ओके एंड स्टडी वेल। ओके फाइन, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन हैव अ नाइस डे।